हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हमने दो वीडियोस पहले देख रखी हैं। पहली वीडियो हमारी थी यूनिट्स की, दूसरी वीडियो थी हमारी डायमेंशन की। आज तीसरी वीडियो लेके आए जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जेईई मेंस के बच्चों के लिए, जेईई एडवांस के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए। स्कूल में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? एरर्स की एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, आखिरी तक देखो और डिस्क्रिप्शन से नोट्स भी आप ले लेना। लिंक दिया होगा, वहां से आप नोट्स ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। कोई अगर दिक्कत होती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। वहां पे आप सीधा डाउट भेज सकते हो और सोल्यूशन ले सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरर्स क्या है, उससे पहले जरा एक दो कदम पीछे चलते हैं। कैसे? देखो, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, फिर हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट, मतलब किस यूनिट में मेजर करेंगे। उसके लिए हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई तो उसके लिए हमने क्या होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई कि ये सबकी स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी, ठीक है। सबके लिए आपको बताया गया, इसको ऐसे मेजर करते हैं, इसको ऐसे मेजर करते हैं, सबके लिए बिल्कुल करेक्ट बता दिया गया। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो कहीं एक लैब में निकाला गया, उसको बताया गया। अब जो लोकल मार्केट में जो आएगा वो, मतलब जो हम लोग के आसपास जो स्टैंडर्ड आएंगे, मान लो सिंपल सी बात, किलोग्राम का ही जो स्टैंडर्ड है, वहाँ बोला गया इतने बड़े सिलेंडर के वेट को 1 किलोग्राम बोला गया। अब वो किलोग्राम जो चाहे टाटा कंपनी किलोग्राम बना के बेच के दे आपको, या कोई और दे जो इससे तराजू से हम लोग तौलेंगे, वो किलोग्राम कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि उतना ही एग्जैक्ट बन के आया हो। पता चला बनाने में थोड़ा बहुत लोहा इधर उधर लग गया तो किलोग्राम बदल गया। तो अब जो आपको आसपास जो तौल के सब्जी लेके आते हो, कुछ भी लेके आते हो, चीनी लेके आते हो, वो एग्जैक्टली 1 किलोग्राम थोड़ी ना रहता होगा, कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएटेड रहता ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड स्टैंडर्ड था उसी से बाकी स्टैंडर्ड हमने डिराइव किए मेजरमेंट के लिए लोकल में। क्या वो एग्जैक्टली उतना ही बन पाया होगा? बिल्कुल नहीं बन पाया होगा, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही हो गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें गलती जरूर हो गई, ठीक है। तो वो गलती है ना, वो जो डेविएशन है ना, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो हमसे चाहिए, वो जो उससे जो अलग वैल्यू जो आई है, वही है एरर। वो है एरर। तो एरर क्या है? एरर जो होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू को हम बोलते हैं एरर, ठीक है। जो हम मेजर करते हैं उसमें से एक्चुअल वैल्यू को हम माइनस करें, जो डेविएशन आएगा उसको हम बोलेंगे एरर। और इसके फेयर चांसेस रहते हैं, इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। इत्तेफाक से किसी मेजरमेंट में ना आए वो अलग की बात है, वो भी एरर ही हो गई तभी आ गया, अदरवाइज चांस नहीं है। मतलब किसी ना किसी तरह से देखोगे तो यहाँ पे गलती हो ही जाएगी, और गलती हो ही जाती है, ठीक है। अब इसको आप खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। प्रिकॉशन लेके आप इसको खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो एरर आएगी ये 2 तरह से हो सकती है। कैसे? या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी। मतलब जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा वो एक्चुअल वैल्यू से अगर ज्यादा होगा तो कम होगा। अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो गया एक्चुअल वैल्यू से तो ये पॉजिटिव एरर होगी। अगर मेजर्ड वैल्यू कम हो गया एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव एरर होगी। तो ये एरर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये 2 तरह से हो सकती है। क्लियर है? मेजरमेंट होता है अगर हमें पता चल जाए कितना फ्लक्चुएशन होता है। अगर वो फ्लक्चुएशन पता चल जाए तो आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो, लेकिन वो फ्लक्चुएशन पता चल जाए तब ना। क्यों? आपको उसका रीजन ही नहीं पता होता, क्यों फ्लक्चुएशन आया, क्यों रीडिंग डिफरेंट आई। मतलब जो मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आती है ना, उसी को हम बोलते हैं एरर। तो देखो, एरर से अच्छा है इसको अनसर्टेनिटी बोलो मेजरमेंट की, ठीक है। ये जो अनसर्टेनिटी आता है ना, उसको आने के हिसाब से हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: ग्रॉस, सिस्टमैटिक और रैंडम। ये ग्रॉस एरर क्यों आता है? ग्रॉस एरर एक्सपेरिमेंटर या ऑब्जर्वर की ब्लंडर की वजह से आता है। ये ब्लंडर क्यों कह रहे हैं ऐसा? मतलब वो कुछ गलत ऐसा कर दे जो उससे उम्मीद ना हो, उसके वजह से रीडिंग पूरी गड़बड़ हो जाए, उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। जैसे मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने कोई डेटा देखा आपने 11.02 देखा, ये आपने लिख दिया, आपने क्या 11.20 देखा आपने 11.02 और लिखा आपने 11.20, तो ये आपने गलती कर दी। चलो ये एक बार हो गया। अब दोबारा क्या हुआ,
पता चला आप रीडिंग देख रहे थे तो आप काबिल भी तो ज़्यादा हैं, तो आपने क्या किया, रीडिंग जो है दिमाग में, कहा मैं दिमाग में नोट करता हूँ, इकट्ठे वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, आपने इकट्ठा लिखना शुरू किया, अब उसमें एक आध रीडिंग गड़बड़ कर दी, तो क्या बोला जाएगा, ये ब्लंडर है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया। चलो आपने अब क्या किया, देखा अच्छा, लिखा अच्छा, सब कुछ अच्छा किया, कैलकुलेशन करने लगे। कैलकुलेशन करते करते क्या किया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया। ज़्यादातर एग्जाम में यही करते हैं हम, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया तो ये भी तो ब्लंडर में ही आएगा, तो इससे भी तो हमारी रीडिंग डिफरेंट हो गई ना। तो वो जो फ्लक्चुएशन है, वो जो गड़बड़ी आई, वो जो ये सब गड़बड़ी है वो एक्सपेरिमेंटर की ब्लंडर की वजह से है। इसको हम किस में डालेंगे, ग्रॉस एरर बोलेंगे। इसका रीजन ग्रॉस एरर है। इसको आप खत्म तो नहीं कर सकते, गारंटी कभी नहीं ले सकते भाई हम खत्म ही कर देंगे पूरे जीवन में, कभी नहीं होगा। कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे, प्रिकॉशन लेके, लेकिन आप इसको फिनिश नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हो गया ग्रॉस एरर। अब हम दूसरे एरर की बात करते हैं, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का जो रीजन होता है वो इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके ऑब्जर्वेशन के प्रोसीजर की वजह से हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसीजर है उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो गड़बड़ हो, उसके वजह से जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। जैसे मान लो आप डॉक्टर हैं, पुश्तैनी डॉक्टर हैं, आपके पापा भी डॉक्टर थे, बाबा भी डॉक्टर थे, उनके भी बाबा डॉक्टर थे, और वही स्टेथोस्कोप लेके तुम भी बैठ गए अपनी दुकान पे। पता लगा पहले से खुड़खुड़ कर रहा है, तो पता है जिसका तुम चेक करोगे उसमें पहले से बीमारी बताएगा। ठीक है, या आपके यहाँ पता चला आप क्या वेइंग मशीन थी, और वेइंग मशीन जो बहुत पुरानी थी उसकी स्केल पहले से ही खिसकी हुई, 2 किलो पहले एक्स्ट्रा बता रहा है। अब पता चला उस पर तुम कोई चीज़ रख रहे हो, पता चला वो 2 किलो एक्स्ट्रा पहले ही बता रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी है। तो ये सब एरर सिस्टमैटिक एरर में आता है। इन सभी एरर्स में या तो ये ज़्यादा बताएंगे वैल्यू या तो कम बताएंगे वैल्यू। ऐसा थोड़ी ना वो जो स्केल पहले से अगर शिफ्टेड है, तो जैसे आपका मीटर स्केल है वो पहले से टूटा हुआ है, 1 से शुरू होता है, तो अगर आप 3 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो 4 सेंटीमीटर बताएगा ना, तो हमेशा ज़्यादा ही बताएगा। अगर वो पहले एक्स्ट्रा लेंथ होती तो पता लगा कम बताती। तो या तो ये एरर पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, मतलब एक ही साइड में ये फ्लक्चुएशन बताएगा जो सिस्टमैटिक एरर होगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टमैटिक एरर है इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से हो गया। या फिर हो सकता है आपको प्रोसीजर ही ना पता हो, आपको प्रोसीजर ही ना पता हो, या प्रोसीजर पता हो थोड़ा बहुत, उसमें कहीं आप गलती कर जाओ, सही से प्रोसीजर ना लगा पाओ, उसके वजह से जो गलती होती है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब इसी एरर के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप यहाँ पर एक मैग्नेट को हैंग करते हो और उसके ऑसिलेशन को चेक करते हो, और इसी जगह पे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बदल गई किसी वजह से, कोई दूसरा मैग्नेट, कोई तुम्हारा दोस्त जो है जेब में मैग्नेट रखा था उसको ऐसे से हिला रहा है। ठीक है, मतलब वो पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चेंज हो गया, तो वो एरर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज हो गई, उसकी वजह से हो गया। हो सकता है आप जो है यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्प्रिंग यूज़ हो रही है और बहुत दिनों से उसको यूज़ कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट को, और उसकी स्प्रिंग जो है उसकी स्टिफनेस खत्म हो गई, खराब हो गई, गड़बड़ हो गई, तो भी आपका ये एरर रहेगा। हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर बदल जाए, तो आप हो सकता है थर्मल स्केल को यूज़ कर रहे हो, टेम्परेचर की वजह से उसकी गलत रीडिंग आ जाए। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी किसी वजह से हो सकता है, उसकी स्केल गड़बड़ हो, उसके कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ हो सकता है, बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो रोटेशन वाली जो व्हील्स हैं उसमें फ्रिक्शन चेंज हो गया, उसके वजह से एरर आ रहा है। मतलब मैकेनिकल एरर हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, बहुत दिनों से यूज़ कर रहे थे खराब हो गया उसकी वजह से हो सकता है, XYZ कुछ भी रीज़न हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से, प्रोसीजर की गड़बड़ी की वजह से आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिस्टमैटिक एरर। अब हम बात करते हैं तीसरे एरर की। ठीक है, वो है रैंडम एरर। तो आपने इससे पहले जो एरर्स पढ़ी सुनी, जो जिनकी वजह से एरर हो रही थी, उन सभी कॉज को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे प्रिकॉशन लेके, और आप एरर्स की पॉसिबिलिटी को कम कर सकते थे। ख़त्म होने का तो खैर मान लो चांस है ही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते थे। रैंडम एरर, रीज़न ही नहीं पता क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है कोई रीज़न नहीं पता, हो रहा है। अब जब ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको रीज़न नहीं पता होगा, उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन यूज़ करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी का चांस यूज़, मतलब केस यूज़ करेंगे। वो क्या होगा, आप रीडिंग को कई बार लो और जो रीडिंग्स आए उनकी मीन वैल्यू लो, वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास होगा। मतलब जब आपको किसी एरर का रीज़न ही ना पता हो, जैसे अब आप यहाँ पे करंट की रीडिंग ले रहे थे, एकदम से करंट की रीडिंग ली, फ्लक्चुएशन हो गया, एकदम से करंट
डेविएट कर गया। या आपको बताया गया आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है, तो 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, पता चला आप रोड पे उसको लेके गए, एक बार पता चला कि खाली रोड थी, खूब किलोमीटर चलेगी, पता चला फिर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी आदमी आ गया रोड पे ज़्यादा, कभी हो गया पता चला जानवर आ गए रोड पे, पता उसके किलोमीटर्स बदल जाएंगे हर बार। जब हर बार उसके किलोमीटर बदल जाएंगे तो रीडिंग बदल जाएगी। लेकिन एक्चुअल रीडिंग क्या है, एक्चुअल किलोमीटर कितना, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल रही थी, वो पता करने के लिए आपको रीडिंग कई बार लेनी पड़ेगी। और कई बार जब आप रीडिंग लोगे तो उसका मीन वैल्यू ले लोगे तो वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो रैंडम एरर में तो आप प्रिकॉशन भी नहीं ले सकते, तो कैसे उसको कम करोगे, उसको कम करने का तरीका क्या है, मतलब आप कैसे क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू जाओगे, कई बार रीडिंग लो, उसका एवरेज ले लो। ठीक है, इसी पर नीट में क्वेश्चन क्या आया है, अगर हम 10 ऑब्जर्वेशन करते हैं सो हमारे पास अल्फा एरर होता है, अगर हम 100 ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरर अल्फा बाई 10 हो जाएगा। मतलब जितने फोल्ड आप एक्सपेरिमेंट बढ़ाओगे उतने ही फोल्ड्स आपकी एरर रिड्यूस होती चली जाएगी। ये क्वेश्चन नीट में आया है, पता है। तो आप रैंडम एरर की कॉज को तो जानते ही नहीं, तो उसको प्रिकॉशन क्या लोगे, लेकिन आप कर क्या सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कोई रीज़न नहीं कंट्रोल करने का, आपके पास कोई तरीका ही नहीं। आप बार बार रीडिंग लो तो आप उससे एक्चुअल वैल्यू के आसपास पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया एरर क्या होती हैं। एरर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, ज़्यादा या कम आ सकती हैं, और एरर के होने के 3 तरह के क्लासिफिकेशन में हमने कॉज को बांटा है। एक ग्रॉस, आदमी की वजह से जो गलती हो जाए, आदमी कुछ ब्लंडर कर जाए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट के प्रोसीजर में या इंस्ट्रूमेंट के मतलब एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर में गड़बड़ी कर दो। तीसरा कुछ पता ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। ये 3 तरीके हमने बताए एरर होने के। अब ये जो वीडियो का सेकंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, नीट में और स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बच्चों को यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है एरर में। इससे पहले जो पंचायत हो रही थी उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, वो सब पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ होती है। तो यहाँ हम क्या सीखेंगे जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। पहली बात, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसको हम ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं ये सीखेंगे। कैसे हम लोग परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर निकालते हैं ये देखेंगे। हम यहीं पे आपको सिखाएंगे क्या होता है एक्यूरेसी, क्या होता है प्रिसीजन, क्या होता है लीस्ट काउंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं जैसे पेंडुलम बना रखा है, इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराता हूँ और इसकी टाइम पीरियड की रीडिंग लेता हूँ। तो कई सारे रीडिंग लूँगा, तो उसका मैं कैसे निकालूंगा मीन वैल्यू, कैसे निकालूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर, कैसे निकालूंगा रिलेटिव परसेंटेज एरर, ये सारा मैं डिस्कशन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनते रहो और समझते रहो। ठीक है, फिर इसी पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लूँगा तो काफ़ी कुछ आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे के 10-15 मिनट आप ध्यान से देखो। जैसे मैंने बोला था इस पेंडुलम की हम रीडिंग ले रहे थे, तो मैंने एक टेबल बनाया। क्या टेबल बनाया यहाँ पे, हमने यहाँ लिखा ये एक्सपेरिमेंट के नंबर्स लिखे कि कितनी बार मैंने यहाँ पे रीडिंग ली। फिर हमने यहाँ रीडिंग्स लिखी। क्या लिखी? रीडिंग्स लिखी। रीडिंग्स का मतलब क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू लिखी। यहाँ पे हमने मेजर्ड वैल्यू लिखी। ठीक है, अब ये मेजर्ड वैल्यू लिखी हमने यहाँ पे, तो पहले मतलब पहला रीडिंग लिया तो यहाँ T1 आया, दूसरा रीडिंग लिया तो यहाँ T2 आया। ऐसे करते करते गए तो हमने nth रीडिंग ली तो यहाँ पे क्या आ गया, Tn टाइम आ गया। ठीक, अब ये जो मेजर्ड वैल्यू आई है इसकी मीन वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो मीन वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, आओ यहाँ पे हम लिखते हैं मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू क्या चीज़ होती है, जो मीन वैल्यू होती है इसी को हम मान लो ऐसे लिख देते हैं, नोटिफिकेशन में Tm लिख देते हैं। ठीक है, कोई क्वांटिटी जैसी क्वांटिटी हुई उस हिसाब से यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे। तो इसी को हम मीन वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में इसी को मीन वैल्यू, इसी को ट्रू वैल्यू, इसी को एक्चुअल वैल्यू भी बोलेंगे। तो मीन वैल्यू कैसे आएगा, तुमने पढ़ रखा है मीन कैसे निकालते हैं, सभी क्वांटिटीज़ का सम करेंगे यहाँ पे ऐसे, जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है उन सभी का सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो जितनी बार आपने रीडिंग लिखी उन सब रीडिंग्स को क्या करोगे, सम करोगे। सम में सिग्मा का सिंबल लगाते हैं ना, सम के लिए सिग्मा का सिंबल होता है ना, और यहाँ Ti लिखेंगे, डिवाइड क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर देंगे। तो ये जब करेंगे तो ये क्या मिल के आएगा, हमें मीन वैल्यू मिल के आएगा। ये जो आएगा ये क्या आएगा, मीन वैल्यू आएगा। ठीक है, ये होता है मीन वैल्यू। ठीक है, अब ये आपका आ गया मीन वैल्यू। अब यहाँ पे हम एरर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो एरर का क्या होता है फॉर्मूला, देखो एरर के लिए फॉर्मूला जैसे डेल्टा T लिखते हैं, तो एरर क्या होता है बताया था आपको, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू।
तो ये मेजर्ड वैल्यू हो गया, उससे हमने मीन वैल्यू को माइनस कर दिया, मेजर्ड वैल्यू से मैंने ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया। इसी को हमने क्या बताया था, इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी बोल देते हैं इसी को। ये सारी बातें एक ही होती है, कोई अलग बात नहीं होती है। चलो ठीक है, तो यही आ गया हमारा मीन वैल्यू, यही आ गया ट्रू वैल्यू, यही आ गया एक्चुअल वैल्यू। तो एरर क्या आता है, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करो। तो अगर हम यहाँ एरर की बात करें, डेल्टा टी की बात करें, तो यहाँ आएगा क्या, पहला एरर T1 माइनस टी मीन, यहाँ क्या आएगा T2 माइनस टी मीन, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या आएगा Tn माइनस टी मीन। ये जो एरर्स आई हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों, तुम जानते हो सकता है मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा, हो सकता है मेजर्ड वैल्यू कम हो, कभी कभी ऑसिलेशन में ज़्यादा वैल्यू या कभी कभी कम आए। तो फिर हमें यहाँ पे एरर का मीन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जैसा लिखा है वैसा नहीं करना है, उसके उल्टा करना है। मतलब एरर का एब्सोल्यूट लिखना है, फिर उसका मीन करना है, ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम लोग सिंबल में लिखते हैं डेल्टा Tm। एरर का एब्सोल्यूट, एरर का एब्सोल्यूट मतलब डेल्टा T1 का मॉड, फिर डेल्टा T2 का मॉड, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट मतलब होता है खाली मैग्नीट्यूड लिखना, मॉड का मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड लिखना। ठीक है, मॉड का मतलब डायरेक्ट साइन नहीं लिखना है, अगर ये माइनस में भी आएगा तो इसको प्लस में लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो डेल्टा Tm क्या होता है, डेल्टा Tm क्या होता है, एरर निकालो, एब्सोल्यूट लिखो, सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बन जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है आपके लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। अच्छा, अब जब इस पेंडुलम के ऑसिलेशन का जब टाइम पीरियड आप लिखोगे, जब टाइम पीरियड लिखोगे तो क्या बताओगे, ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन हम यूज़ करेंगे। क्या नोटिफिकेशन होगा, टाइम इज इक्वल टू लिखा जाएगा Tm प्लस माइनस डेल्टा T। ये नोटिफिकेशन हम स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन यूज़ करेंगे अब टाइम के लिए, जब भी हम यूज़ करेंगे ये ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम नहीं बताते हैं कि जैसे मान लो आपसे पूछो तुम्हारा वजन कितना है, तो आप बोलते हो 80 kg प्लस माइनस 1 kg, मतलब 1 kg ज़्यादा भी हो सकता है, 1 kg कम भी हो सकता है। जैसे आपके घरों में रीडिंग लिखी जाती है, जैसे आप वो बल्ब लेके आओ या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आओ तो उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट। तो प्लस माइनस क्या है, फ्लक्चुएशन, अनसर्टेनिटी है, एरर है, इतने से फ्लक्चुएट कर सकती है वैल्यू, ये है। ठीक है, यही अनसर्टेनिटी है। अब इसको ख़त्म कर सकते हैं क्या, बात हो चुकी है, ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। कैसे, वो सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, रैंडम एरर थी, तो इसको हम ख़त्म करने की तो बात कर रहे थे, बार बार रीडिंग ले रहे थे, क्लोज पहुँच गए। क्लोज पहुँचने में कुछ गड़बड़ी रह गई, ये वो गड़बड़ी है। ठीक है, लिखेंगे कैसे, अब आपको बोला जाए ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, इसका टाइम पीरियड बताओ, तो इसका टाइम पीरियड बताओगे ये प्लस माइनस ये 2 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, ऐसा अगर जैसा आएगा अभी कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे। समझ में आया। अच्छा, अब हमने आपसे एक टर्म बोला था रिलेटिव एरर का। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एरर या फिर आपसे बोलूँ मैं फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मैं रिलेटिव एरर बोलूँ या फिर फ्रैक्शनल एरर बोलूँ, बात एक ही होती है। क्या बात होती है वो, ध्यान से सुनो। रिलेटिव एरर को हम बोलते हैं, मैं इसको आर ही लिखे दे रहा हूँ अभी समझने के लिए। ठीक है, डेल्टा Tm डिवाइड बाई Tm, इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव एरर। डेल्टा Tm बाई Tm मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन वैल्यू, इसका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा रिलेटिव एरर। इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल एरर। अब हम बात करें परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, अगर कोई पूछे परसेंटेज एरर निकालो, सो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज एरर क्या लिखा जाता है, डेल्टा Tm बाई Tm इंटू 100, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। कहीं अगर ऐसा होगा तो उसे हम बोल देंगे परसेंटेज एरर। तो देखने में आपको क्या मिला, आपको मिला ये, अगर आप
अगर आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा परसेंटेज एरर। क्लियर हो गया? तो रिलेटिव एरर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर। तो आपको क्या क्या पता चला यहाँ? मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर, और कैसे हम नोटिफिकेशन लिखते हैं, मतलब कैसे हम वैल्यू को लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस प्लस माइनस का भी मतलब समझ में आ गया, ज़्यादा या फिर कम। तो इतनी बात आपने सीखी। तो अभी हम यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हम रीडिंग यहाँ हमने नोट करी है टाइम की। 5 बार हमने रीडिंग ली है और नोट करी हमने टाइम। तो टाइम आया है हमारा 2.1 एक बार आया, फिर 2.1 आया, फिर 1.9 आया, फिर 2.2 आया, फिर 1.7 आया, ऐसा कुछ आया टाइम। अब आपको बताना है मीन वैल्यू क्या होगी और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो आओ मीन वैल्यू निकालते हैं। तो जब मीन वैल्यू निकालने जाएंगे यहाँ पे, तो मीन वैल्यू क्या आएगी? मीन वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? सारे नंबर्स का सम करते हैं। 2.1 प्लस 2.1 प्लस 1.9 प्लस 2.2 प्लस 1.7 किया हमने। इन सभी को जोड़ने के बाद हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। क्यों? 5 ऑब्जर्वेशन थे। सो टी मीन कितना आएगा? जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, यही तो आएगा। देखो ये आएगा ना। तो यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ये मिलेगा 2.0। तो इतना सेकेंड आ गया आपका टाइम। तो ये टाइम क्या आएगा? 2.0 सेकेंड आ गया। अब आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा एरर। तो एरर निकालने के लिए क्या करोगे? इस वैल्यू से इसको माइनस करो। एरर तभी तो आता है ना, डेल्टा टी कब आता है? जब आप मेजर्ड वैल्यू से मीन वैल्यू माइनस करते हैं। तो इससे माइनस करो, क्या मिलेगा? 0.1 और यहाँ माइनस करो, क्या मिलेगा आपका? माइनस का 0.1। नेगेटिव एरर है यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे माइनस का 0.3। ये आपकी मिल जाएंगी एरर्स। ठीक है, हमने बताया है मुझे चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता था? डेल्टा T1 का मॉड, डेल्टा T2 का मॉड एंड सो ऑन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ डेल्टा TM जब लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा? इनका मॉड। तो ये तो प्लस है तो 0.1, ये भी प्लस है तो 0.1, ये भी प्लस है तो माइनस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस, और ये हो जाएगा 0.2 और ये माइनस है तो भी प्लस 0.3 डिवाइड बाई 5। तो कितना आएगा? 1 2 3 5, ठीक है, 3 2 5 5 3 8, 0.8 डिवाइड बाई 5। तो ये आ गया 0.16। ठीक है, ये आ गया डेल्टा टी। अभी हम यहाँ राउंडिंग ऑफ वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लो। अभी हम सीधा आपको खाली जो कैलकुलेशन सिखा रहे हैं वही सिखा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.16। तो ये 0.16 आ गया आपका टी मीन। तो अगर कोई मुझसे पूछे टाइम की वैल्यू लिखो, तो मैं टाइम यहाँ लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा यहाँ 2.0 प्लस माइनस 0.16। अभी मैं यही लिख रहा हूँ, अभी अप्रॉक्सीमेशन सिखाऊंगा तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अभी आप मानो कि टाइम इतना आ गया मेरा। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था? मीन वैल्यू बताओ, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ एरर्स की। अब आपको बताना क्या है? अब आपको बताना है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो जो परसेंटेज एरर लिखोगे और फ्रैक्शनल एरर लिखोगे, रिलेटिव एरर लिखोगे तो क्या आएगा? अगर हम यहाँ रिलेटिव एरर पहले लिखें तो रिलेटिव एरर क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो रिलेटिव एरर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ डेल्टा TM डिवाइड बाई TM, यही तो होगा रिलेटिव एरर। तो डेल्टा TM कितना है? 0.16 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे जो रिलेटिव एरर आएगा वो आएगा हमारा कितना? ये आ जाएगा 0.08। ये हो जाएगा 0.08, ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या आ गया? 0.08। तो कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो नहीं थी ये। अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए यहाँ पे तो मैं लिखूंगा परसेंटेज एरर। तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 8%। क्यों? इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 8%। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते थे। ठीक है, कोई बहुत आफत वाली बात नहीं था। तो आपने यहाँ फटाफट पता कर लिया क्या होता है रिलेटिव एरर, क्या होता है परसेंटेज एरर, क्या होता है फ्रैक्शनल एरर, है ना, और क्या होता है मीन वैल्यू, क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर।
ठीक, तो इसको आप अच्छे से देख लो। अगर कोई डाउट है तो टेंशन मत लो, अभी मैं जो पेज मतलब जो नोट्स शेयर करूँगा उसमें जो है इसके क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्या करना है, वहीं पे बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक दिए हैं, वहाँ पे आप फटाफट कमेंट करके डाउट शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट से जो हम सबसे छोटी से छोटी रीडिंग ले सकें वो बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट से जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑब्जर्व की जा सके उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे मेरे पास ये वॉच है, इस वॉच से मैं सबसे छोटी से छोटी रीडिंग क्या ले सकता हूँ, 1 सेकेंड ले सकता हूँ, तो इसका लीस्ट काउंट जाएगा 1 सेकेंड। आपके पास मान लो मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल से जो सबसे छोटी छोटी रीडिंग ले सकते हो, जैसे 1 मीटर स्केल है उसमें सबसे छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर ले सकते हो, तो उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, जो किसी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी से छोटी रीडिंग ली जा सके उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसी को दूसरे टर्म में बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो अगर आपसे कोई बोले कि आप रीडिंग लो, कैलकुलेशन करो, मेज़र करो, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बढ़िया एक्यूरेटली करो। तो आप कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें जो कैलकुलेशन करते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की पूरी प्रिकॉशन लेते हुए भी सबसे बढ़िया से बढ़िया रीडिंग लेने की कोशिश करते हो। उस दौरान जो आपसे गलती होने का चांस होता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब जैसे मान लो हमसे कोई टाइम पूछे आके टाइम कितना हुआ, तो हम ऐसे बोल देंगे 10:05 ऐसे बोल देंगे, है ना। लेकिन अगर कोई बंदूक लेके आ जाए और सर पे बंदूक लगा दे, टाइम बताओ, तब क्या बोलोगे, तब भी ऐसे 10:05 बोलोगे नहीं, तब बोलोगे 10:05 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे बोलोगे। तब उस समय आप खेल नहीं करोगे उसके साथ, उस समय आप बिल्कुल फुल एक्यूरेसी के साथ टाइम बताने जाओगे, और उस समय जो आप जो छोटी मोटी गलती कर सकते हो सेकंड्स में कर सकते हो। ऐसे मान लो पूछता कितना टाइम हुआ, हाँ 11 बजा होगा, 10:20 हुआ, ऐसे बोलोगे। लेकिन जब वही बंदूक लगा के पूछता तो तब आप सेकंड्स में गलती करते, 10:05 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे करके बोलते। तो क्या है, किसी रीडिंग को लेते समय जो बिल्कुल फुल प्रिकॉशन लेने के साथ साथ जो सबसे छोटी छोटी गलती हो जाए उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब जैसे मान लो मेरे पास एक रीडिंग है लेंथ की, वो वैल्यू है 1.21 सेंटीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग ली, तो इस इंस्ट्रूमेंट का अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, जिसको हम बोलेंगे एलसी मान लो बोलते हैं लीस्ट काउंट, तो इसको बोलेंगे क्या, सारे नंबर्स को 0 कर दो, केवल लास्ट वाले नंबर को 1 रखो, तो ये हो जाएगा ऐसा। मतलब ये, जैसे अगर मान लो बोलूँ कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेता हूँ 3.563 सेंटीमीटर, ऐसा मान लो बोल रहे हैं, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा। फिर से देखो, लीस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर को 0 करते चले जाओ, लास्ट वाले को 1 कर दो, यही सबसे छोटा नंबर ले सकते हैं, यही इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। जो सबसे छोटा नंबर हो वही लिखोगे, तो सब नंबर को 0 कर दो, लास्ट वाले को 1 कर दो, ये उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मेरे ख्याल से लीस्ट काउंट में कोई गलती नहीं होगी, और इसी को हम बोल देंगे मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों से गलती होती, बोलते हैं एक्यूरेसी एरर के हिसाब से होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा सही बोलने के हिसाब से क्या बोलोगे, एक्यूरेसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर नहीं बोलेंगे, परसेंटेज एरर बोलेंगे। क्यों, एरर में कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप याद रखो जिसमें ज़्यादा एरर होगी तो उसकी एक्यूरेसी कोई ज़रूरी नहीं है कि कम हो। ठीक है, उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ, किसी की एरर हो सकता है कम हो, तो कोई ज़रूरी नहीं एक्यूरेसी ज़्यादा हो, कभी कभी गड़बड़ आ सकता है। तो आप कभी भी अगर आप एक्यूरेसी की बात करोगे तो एक्यूरेसी परसेंटेज एरर के हिसाब से बताओगे, जिसमें परसेंटेज एरर कम वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एरर ज़्यादा है तब भी एक्यूरेट ज़्यादा कम में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। यहाँ पर एक आदमी है, ये इसका जुड़वा दोस्त है, तो ये 2 आदमी हो गए, ये दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों में गलती जो होती है, एरर जो होती है दोनों से, ये ई और ई मान लो बराबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़वा हैं, इन दोनों की नौकरी लगती है, दोनों से गलती बराबर होती है। ये भी 100 रुपए की गलती करता है, ये भी 100 रुपए की गलती करता है।
इसको दिन में 1000 रुपये गिनने होते हैं, इसको दिन में 1 लाख गिनने होते हैं। ठीक है, तो ये 1 लाख हो गए नहीं हो गए, अब हो गए 1 लाख, तो इसको 1 लाख गिनने होते हैं। ठीक है, तो इसको 1 लाख गिनने हैं, इसको 1000 रुपये गिनने हैं। तो दोनों की एरर देखो सेम है ना, दोनों जुड़वा दोस्तों की एरर सेम है। एक्यूरेट कौन है दोनों में? तो तुम कहोगे यार एरर सेम है तो दोनों एक्यूरेसी बराबर है, नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, आप एरर से कभी डिसाइड करने नहीं जाओगे। यहाँ अगर मान लो मैं इसकी एरर ज़्यादा भी कर दूँ थोड़ी बहुत, तब भी नहीं आप एक्यूरेसी डिफाइन कर पाओगे सही से, या इसकी एरर मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा कर दूँ तब भी नहीं बता पाओगे। तो एरर ज़्यादा कम से मत देखा करो, आप हमेशा परसेंटेज एरर से देखा करो, रिलेटिव एरर से देखा करो। जिसका रिलेटिव एरर कम वो ज़्यादा एक्यूरेट, ऐसे देखना हमेशा, एरर से मत बोलना। तो 1000 रुपये में 100 रुपये की गलती, तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये की गलती 1000 रुपये में, ये इसका फ्रैक्शनल एरर है। और यहाँ 100 रुपये की गलती करता है कितने में, 1 लाख में। ठीक है, अब बताओ फ्रैक्शनल एरर किसका कम है, इसका फ्रैक्शनल एरर कम है, मतलब इसका परसेंटेज एरर कम है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। मतलब 1 लाख रुपए में 100 रुपये गलती करना है तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी बता देगा कि 1 लाख रुपए में 100 रुपये गलती किया तो कम पीटा जाएगा, और ये तो गिरा बहुत मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा गिरा के? क्योंकि इसने 1000 रुपये गिनना था, उसमें भी 100 रुपये गलती कर दी। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी समझोगे परसेंटेज एरर से नहीं समझोगे। ठीक है, तो कभी भी एक्यूरेसी निकालने को आएगा तो किससे समझोगे आप, परसेंटेज एरर से। परसेंटेज एरर कम तो एक्यूरेसी ज़्यादा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की। देखो प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन बोलते हैं डिग्री ऑफ रिपीटिशन को। किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ रिपीटिशन को। जो ज़्यादा अपने नंबर को रिपीट कर सके, अपनी रीडिंग को रिपीट कर सके, तो प्रिसीजन क्या होता है? डिग्री ऑफ रिपीटिशन। जो अपनी रीडिंग को बार बार रिपीट कर सकता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, और जो नहीं रिपीट कर सकता है वो कम प्रिसाइज होता है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक रीडिंग ली लेंथ की, लिखी 1.2, अगली रीडिंग लिखी L', वो लिखी 1.3, अगली रीडिंग लिखी 1.1 मान लो। ये एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग थी। मेरे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मान लो L2 बोलते हैं, ये L1 थे। ठीक है, ये L2 था, इसने क्या रीड किया? 1.21। इसकी दूसरी रीडिंग क्या आई? 1.22। तीसरी रीडिंग इसकी आई 1.23। अब बताओ कौन सी वाली मशीन से, दो मशीन से रीडिंग ले रहे हैं, एक बार इस मशीन से रीडिंग ले रहे हैं, एक बार इस मशीन से रीडिंग ले रहे हैं, किसी एक उसकी कोई भी लेंथ है, तो ये बताओ दोनों में कौन सी जो रीडिंग है वो ज़्यादा अपने आप के आसपास रिपीट कर रही है। तो देखो जो अपने रीडिंग को बार बार रिपीट कर रही है उसमें चेंज कम आएगा, उसमें चेंज कम आएगा। जैसे मैं अगर मुझसे कोई समय पूछे कितना समय हुआ, तो बोलूँगा 10:05, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, ऐसे बोलूँगा। और अगर मैं दोबारा बोलूँ, मेरे पास सेकंड वाली सुई नहीं है, तो मैं बोलूँगा 10:05, 10:06 हो सकता है, 10:60 हो सकता है। तो एक में मैंने सेकंड्स में गलती बताई, एक में मैंने मिनट्स में गलती बताई। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक में मैंने रीडिंग बताई, एक मिनट के इंटरवल में चेंज होकर बताई, एक में हमने एक सेकंड में इंटरवल में चेंज होकर बताई। तो एक समझ में आ गया ना, जिसमें चेंज ज़्यादा हो गया वो कम क्लोज रिपीट कर रहा है, और जिसमें चेंज कम है वो ज़्यादा क्लोज रिपीट कर रहा है। वैसे यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे पॉइंट्स में चेंज आएगा, 0.1 या 0.2 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 0.01 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसमें चेंज छोटा है, इसका मतलब ये अपनी रीडिंग को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब बहुत क्लोजली रिपीट कर रहा है, इसका रिपीटिशन जो है बहुत क्लोज है, मतलब ये रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है कि नहीं? तो डिग्री ऑफ रिपीटिशन, कौन अपनी रीडिंग को बहुत क्लोजली रिपीट कर सकता है उसको बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक, तो अब मोटा मोटा कैसे समझोगे प्रिसीजन को? मोटा मोटा समझोगे, more number of decimal places, more number of decimal places, more number of decimal places, ठीक है, more precise। बात खत्म। अब आपको सोचना ही नहीं है, जिसके डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज। इन शॉर्ट, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। क्यों? देखो
इसका लीस्ट काउंट कम था ना, इसमें डेसिमल प्लेस ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा मतलब उसमें डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा होंगे, मतलब वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मोर प्रिसाइज। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, आप जो सबसे छोटी छोटी रीडिंग ले सके उसको लीस्ट काउंट। एक्यूरेसी क्या हो गया, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर के इन्वर्स को बोलते हैं, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है, डिग्री ऑफ रिपीटेशन को प्रिसीजन बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात क्या करते हैं, जिसमें बच्चे डाउट में रहते हैं। क्या डाउट में रहते हैं कि सर जो एक्यूरेट होगा वही प्रिसाइज होगा क्या। ठीक है, तो इसको हम समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे मुझे निशाना लगाना है, ऐसे मुझे निशाना लगाना है। अब एक तुम हो, एक गोली यहाँ मारते हो, एक गोली यहाँ मारते हो, एक गोली यहाँ मारते हो, तो क्या तुम एक्यूरेट हो क्या। तुम्हें पता है निशाना अगर यहाँ लगता तब एक्यूरेट होते, तो तुम क्या एक्यूरेट हो, नहीं हो। क्या तुम अपने निशाने को बार बार रिपीट कर पा रहे हो क्या, नहीं। कभी यहाँ मारते हो, कभी यहाँ मारते हो, कभी यहाँ मारते हो, तो ना तो तुम एक्यूरेट हो ना ही तुम प्रिसाइज हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो दूसरे आदमी आते हैं तुम्हारे साथ के, वो क्या करते हैं, एक बार यहाँ मारते हैं, एक बार यहाँ मारते हैं, एक बार यहाँ मारते हैं, तो देखो क्या ये एक्यूरेट है क्या, नहीं। एक्यूरेट तब होते हैं जब बिल्कुल सीधा मारते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो क्या है, ये प्रिसाइज है। क्यों, इनकी डिग्री ऑफ रिपीटेशन ज़्यादा है, ये अपनी रीडिंग को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो कोई नंबर अगर प्रिसाइज है इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेसी तो होता है तब जब आप अपनी ट्रू वैल्यू के कितना पास में हो। ठीक है, जितना आप ट्रू वैल्यू के पास में हो गए, एक्चुअल वैल्यू के पास में हो, उतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गए। ये यहाँ मारना है, यहाँ था यहाँ मार रहे हैं, तो ये एक्यूरेट नहीं है, हाँ प्रिसाइज हैं। तो अब याद रखना, कोई क्वांटिटी अगर एक्यूरेट प्रिसाइज है, इसका कोई गारंटी नहीं कि वो एक्यूरेट होगा। तो क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे हिट करता, अब क्या हुआ, मैंने जब हिट किया तो मैंने बिल्कुल सीधा जाके हिट किया, तो मैं क्या हूँ, मैं एक्यूरेट भी हूँ और मैं प्रिसाइज भी हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने बिल्कुल यहीं पे मारा है। ठीक है, तो अब देखो मैं प्रिसाइज भी हूँ, एक्यूरेट भी हूँ। तो अगर कोई नंबर या कोई मतलब मेजरमेंट एक्यूरेट है, ठीक है, बार बार उसकी रीडिंग एक्यूरेट आ रही तो प्रिसाइज होगा। लेकिन कोई अगर रीडिंग प्रिसाइज है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो एक्यूरेट होगी। क्लियर हो गया ना। तो अभी आपने क्या सीखा, लीस्ट काउंट सीखा, क्या सीखा, एक्यूरेसी सीखा, और क्या सीखा, प्रिसीजन सीखा। और जो बहुत कॉमन डाउट होता है वो क्या है, वो भी सीख लिया कि एक्यूरेसी प्रिसीजन में जो गड़बड़ी होती है वो भी तुमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एरर्स की। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लेते हैं एडिशन का, ठीक है, समेशन का। तो ठीक है, हम बात करते हैं एरर्स ऑफ सम की। ठीक है, तो जैसे मान लो एक क्वांटिटी है मेरे पास ए, तो ए लिखा हमने ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। दूसरी क्वांटिटी मेरे पास बी, उसको हमने क्या लिखा, बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम। तो इनको जब मैं सम करूंगा, सी लिखूंगा, तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ये आएगा। तो जब सम करोगे तो a प्लस बी आएगा। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि यहाँ पे जैसे ही इसका आ रहा था वैसे ही यहाँ पे इसका लिखा जाएगा, ऐसे ही कुछ लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे CM क्या होगा, डेल्टा CM। तो इसके लिए क्या किया हमने, इन दोनों को सम किया। तो इन दोनों को सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, C मिलेगा। C क्या आएगा, AM प्लस BM आएगा, प्लस माइनस आएगा क्या, डेल्टा AM प्लस डेल्टा BM, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CM क्या है हमारा, देखने कंपेयर करके देखो, ये है CM, तो ये क्या हो जाएगा, AM प्लस BM, ये है मेरा CM। और ये डेल्टा CM क्या है, यहाँ पे डेल्टा CM है हमारा, यहाँ पे ये क्या, ये है डेल्टा AM प्लस डेल्टा BM, ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस का क्या मतलब था, कुछ भी नहीं था, पहले ही मैंने लिख लाया है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सम होगा तब भी कंबाइन ही करना है इनको, और ये समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, मीन वैल्यू में ऐड कर दिया, एरर में भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, जैसे मीन वैल्यू को ऐड किया वैसे ही एरर को ऐड कर दो। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 4.00 और ये है प्लस माइनस 0.06, बी है मेरा 2.00 और यहाँ प्लस माइनस क्या है 0.02। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ऐड करूंगा तो ये मिलेगा क्या, AM प्लस BM 4 to 6, तो क्या मिलेगा 6.00। इनकी एरर्स को भी ऐड करना है तो क्या आएगा, प्लस माइनस 0.08, ये एरर आ गया। ठीक है, तो हमारा AM प्लस BM क्या आ जाएगा 6.00 और ये क्या आ जाएगा 0.08।
8, ये आ जाएगा। तो एडिशन में तो लग भी रहा था यही होगा, ठीक है। प्लस माइनस से थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज रहो, तो टेंशन नहीं लेना है, जोड़ देना है। अब हम बात करते हैं एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एरर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात अगर करें तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना यहां पे। अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, सब वही पुराना लिखा है। सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो मान लो सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्वांटिटी मिल रही है हमें a माइनस बी, तो यहां क्या होगा, ये cm मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा cm मिलेगा। देखो मैं चेंज क्या कर रहा हूं, मीन वैल्यू में एज इट इज करोगे सब्ट्रैक्ट, यहां कुछ नहीं करोगे, यहां कुछ नहीं करोगे, एरर हमेशा ऐड होंगी। इसीलिए मैंने पहले ही लिख रखा था हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहे समेशन का हो, चाहे एडिशन का हो, या फिर चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, एरर्स हमेशा ऐड होंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा था पहले ही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। एरर हमेशा कंबाइंड ही होंगी। तो यहाँ पे जब करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको ये 2.00, लेकिन एरर यही मिलेगी 2.00 और एरर यही मिलेगी, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर लो। क्या नोट करोगे, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एरर्स कंबाइन करेंगी, एरर्स क्या होंगी, कंबाइन करेंगी, ठीक है। मीन वैल्यूज में जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है वैसा ही करो, ऐड है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होंगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां बात करते हैं एरर्स ऑफ प्रोडक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए आप ध्यान से इसको समझो और सीखो, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है a, अभी जैसे लिखा था कि am होगा प्लस माइनस डेल्टा am होगा। दूसरी क्वांटिटी है b, तो ये क्या होगा, bm होगा प्लस माइनस डेल्टा bm होगा। मुझे निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब तो a इंटू b, तो क्या मिलेगा, वैसे हमने लिख दिया cm मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा cm मिलेगा। जैसे ये लिखा होता है वैसे वो भी कुछ बन के आएगा टर्म, क्या आएगा वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कुछ बातें यहाँ से हम सीखोगे नई, ठीक है। नई क्या, मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही करेंगे, उसके बाद की बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम सीखेंगे, बहुत अच्छी सी बात, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखो। प्रोडक्ट करो चलो फटाफट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, am bm, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा bm और am, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस bm और डेल्टा am, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा am डेल्टा bm, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ cm क्या है, cm क्या है, cm वाला पोर्शन तो ये इतना है, am bm ये है cm। डेल्टा cm क्या है, डेल्टा cm है ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ और ये प्लस माइनस हटा के ऐसे लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख देता हूँ am डेल्टा bm, am डेल्टा bm प्लस bm डेल्टा am प्लस डेल्टा am डेल्टा bm, ये आपका आ गया डेल्टा cm, ये आ गया इतना। कभी भी लगाओ कहीं गलत नहीं होगा, कभी भी किसी में भी लगा दो सही आएगा। लेकिन अगर एरर्स बहुत छोटी हैं तो पता चला ये कैलकुलेशन इतनी घटिया हो जाएगी कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल एरर्स के लिए क्या करेंगे, फॉर स्मॉल एरर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे स्मॉल एरर्स का मतलब हुआ अप टू 5 और 6%, या 5 और 6% मान लो, ठीक है ना, अप टू 5 और 6%, ठीक है, इतने तक अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तब डेल्टा cm इज इक्वल टू लिखा जाएगा am डेल्टा bm प्लस bm डेल्टा am, और ये वैल्यू इक्वल टू ना रह के अब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रहेगी। अब आप समझ रहे होगे ये क्या किया, हमने यही रिलेशन को यहाँ लिखा है, ठीक है। लेकिन कैसे लिखा ये बताइए आप मुझे, आओ देखते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, एक ही बार में आ जाएगा। अगर मान लो मैं a को, इस am को ऐसे ले लूँ, ये है हमारा 4.00,
और ये है हमारा प्लस माइनस 0.02, ठीक है, और बी एम है हमारा 2.0 और ये प्लस माइनस 0.01, ठीक है। तो अब जरा कैलकुलेट करो, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं अब, ठीक है। मैं लिखने शुरू करता हूँ। ए एम बी एम क्या आएगा 8.00, ठीक। यहाँ से अब इनको लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखना और बताना मुझे क्या क्या आएगा। ए एम इंटू डेल्टा बी एम, ए एम इंटू डेल्टा बी एम, तो क्या हो जाएगा 0.04, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बी एम इंटू डेल्टा एम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.04, इसको इससे मल्टीप्लाई करो जरा, इससे, तो ये आएगा 0.0002। एक बात नोटिस करी आपने, यहां जब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो एक क्वांटिटी एक से बड़ी थी। जब कोई क्वांटिटी एक से बड़ी हो रही थी तो प्रोडक्ट उतना छोटा नहीं आ रहा था, लेकिन जब दोनों क्वांटिटी एक से छोटी आ गई तो उनका प्रोडक्ट और छोटा आ गया। मतलब अगर आप 0.1 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 1 से 0.2 को मल्टीप्लाई करो तो 0.2 ही रहेगा। तो देखो, अगर आपने ये फ्रैक्शन को, दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो और क्वांटिटी छोटी हो गई, लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी एक है, एक से बड़ी है, उसको मल्टीप्लाई किया आपने किसी फ्रैक्शन नंबर से, तो क्वांटिटी क्या है, छोटी उतनी नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दो क्वांटिटी बहुत छोटी हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। अब इसमें, इस नंबर में 0.08 प्लस 0.002 करोगे तो इसके जुड़ने से कोई खास फर्क नहीं आएगा, इसीलिए इसको हमने इग्नोर कर दिया था। तो जब स्मॉल एरर्स होंगी तो हम इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, इसको, मतलब इसको डेल्टा ए एम इंटू डेल्टा वी एम को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसलिए ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। तो अब कभी भी अगर स्मॉल एरर्स होंगी तो आप ये रिलेशन लिखोगे, मतलब 5-6% आप चेक कर लेना पहले, अगर उतना आ रहा है, ठीक है, तो आप इतना लिखना, अगर उससे ज़्यादा है तो आप ये इतना लिखोगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर्स की। क्यों? बहुत ज़रूरत है इसकी। तो अब हम सारी कैलकुलेशन स्मॉल एरर्स के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ए एम डेल्टा बी एम डिवाइड बाई ए एम बी एम, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या, बी एम डेल्टा ए एम डिवाइड बाई ए एम बी एम। तो ये क्या आएगा, डेल्टा सी एम बाई सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बी एम डिवाइड बाई बी एम प्लस डेल्टा ए एम डिवाइड बाई ए एम, ठीक है। ये मतलब अगर आप मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन छोड़ भी, अभी अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एरर्स को नहीं ऐड करना है। देखो, एरर्स ऐड हो रही थी, नहीं, एरर्स ऐड हो रही थी, नहीं, पता नहीं कैसे ऐड हो रहा था, उसको छोड़ो, फ्रैक्शनल एरर ऐड होंगी। क्या ऐड होंगी? फ्रैक्शनल एरर ऐड होंगी। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? फ्रैक्शनल एरर ऐड करेंगे। एरर्स नहीं ऐड करेंगे, फ्रैक्शनल एरर्स ऐड करेंगे। कब? जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे? फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करेंगे। एरर्स में क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे। छोटी एरर होगी तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने छोटी एरर के लिए यहाँ लिख के दिखाया है आपको, ठीक है, समझा? तो अगर हम एरर्स छोटी होंगी, 5 से 6% के बीच में होंगी, तो हम फ्रैक्शनल्स को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ लो। कोई दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो देख लो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। अगर मान लो कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी, x इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर m, और a क्या है तुम जानते हो, यहाँ पे a इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। ये m मतलब ये वाला m नहीं है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको पावर n कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा लिखा है मान लो। तो अगर आपको लिखना है कि इसमें कैसे एरर देखेंगे, तो देखो ये लिखा क्या है, कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं लिखी है। क्या लिखी है? ये लिखा जो है वो क्या लिखा है, a इंटू ए कितनी बार, अप टू n बार, ठीक है ना। तो ये लिखा है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, इसका सबका मुझे क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर ऐड करना है। अगर यहाँ एरर निकालना होगा तो सबका एरर ऐड कर देंगे। तो फ्रैक्शनल एरर सबका ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, डेल्टा ए एम बाई ए एम आएगा, और कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, n बार ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा,
ठीक है। और जो मीन वैल्यू आएगी, x की जो मीन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो तो सीधा क्या आएगी, am की पावर n बार आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसकी मीन वैल्यू, x की जो मीन वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, और x में जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। तो एरर निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है तुम्हारे पास, क्यों, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना तो एरर आ जाएगा। तो अगर आपको एरर चाहिए यहाँ पे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे n टाइम्स ऑफ डेल्टा am डिवाइड बाई am इंटू x मीन कर देना, x मीन तुमने यहाँ निकाला ही था, तो एरर्स निकाल लेना। तो अगर आपको पावर्स कई मतलब पावर्स में दिया है तो क्या करोगे, सबको ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब याद करने के हिसाब से क्या, इसकी फ्रैक्शनल एरर लिख के इसका पावर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर कोई नंबर पावर में दिया है तो क्या करोगे आप, इसका फ्रैक्शनल एरर लिख के पावर को आगे कोफिशिएंट में लगा दो, बस आ जाएगा। ठीक है, अभी जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो इसी बात को एक दूसरी तरीके से भी समझा दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन टाइप का हो तो एरर का क्या होता है। इतनी देर में तो तुमने ये बात नोटिस कर ली होगी, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो एरर को ऐड कर रहे थे, मीन वैल्यू में एडिशन था तो ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरी बात, जब हमने प्रोडक्ट किया तो मीन वैल्यू में देखो हमने प्रोडक्ट ही किया, am इंटू bm में लिखा। एरर के लिए क्या किया हमने, एरर के लिए क्या किया, अगर छोटी एरर की बात कर रहे थे तो फ्रैक्शनल एरर निकाल ली थी, उनको फ्रैक्शनल एरर को जोड़ दिया था, सम कर दिया था, फिर हम मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो एरर आ जाता। यही तो किया था। ठीक है, अब अगर डिवीजन होगा तो क्या करेंगे, देखो इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हम, टाइम वेस्ट करने वाला है, डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा। और अभी जब हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे दूसरी तरीके से इसको पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, एक दूसरे मेथड से भी आपको बता देंगे जिससे आपको याद रहेगा और डेरिवेशन भी आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखा ये डिवीजन है ना, तो जो मेरा C आएगा वो क्या आएगा, C इज इक्वल टू जो होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो CM होगा प्लस माइनस डेल्टा CM होगा। तो जो CM होगा वो क्या होगा, मैंने बताया मीन वैल्यू में एज इट इज ऑपरेशन होता है ना, यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वैसे ही यहाँ पे होगा क्या, फ्रैक्शनल एरर, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर जुड़ रही थी वैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर जुड़ेंगी। और यहाँ क्या आएगी, एरर जुड़ेगी, फ्रैक्शनल एरर जुड़ेंगी, फ्रैक्शनल एरर जुड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये फार्मूला कब वैलिड है, ये फार्मूला तब वैलिड है जब एरर्स जो हैं 5 to 6% के अंदर हो, ओनली फॉर 5 to 6%, जब एरर 5 to 6% हो। और अब आप सोच रहे हो यहाँ सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं किया, जबकि यहाँ डिवीजन था, नहीं किया क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरर निकालनी है। और ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, जब मैक्सिमम एरर निकालनी हो या फिर मैक्सिमम चेंज निकालना हो, तब के लिए वैलिड है ये। ठीक है, अभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, अगर मैक्सिमम एरर पूछी जाएगी, मैक्सिमम चेंज पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछा जाएगा मैक्सिमम एरर बताओ, मैक्सिमम चेंज बताओ, तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे सीधा जोड़ देंगे फ्रैक्शनल एरर को। अब अगर आपको एरर निकालनी होगी तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, डेल्टा CM इज इक्वल टू क्या करोगे, डेल्टा AM बाई AM प्लस डेल्टा BM बाई BM इंटू CM कर दो। CM तुम यहाँ निकाल ही चुके हो। ठीक है, सिंपल आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो जब कभी भी एरर 5 to 6% के अंदर होंगी तो आप ऐसे कर लोगे। तो मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था तो हम एरर्स को ऐड करते थे, है ना, और मीन वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, जैसा ऑपरेशन होता था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करोगे फॉर एरर अप टू 5 to 6%। ठीक, और मीन वैल्यूज़ में अकॉर्डिंगली ऑपरेशन करोगे। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई, डिवीजन होगा तो डिवीजन करोगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी मैं एक सिचुएशन और लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ तो ज़्यादा समझ। अब हम बात करने जा रहे हैं, कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें कई सारी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो और कुछ कुछ रेज टू द पावर्स के साथ हो, तब हम कैसे एरर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो समझदार हो तो फटाफट समझ जाना कैसे। अभी ये बताया था ना आपको ये कैसे होता है। तो इसमें अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर लिखना है तो क्या लिखेंगे, m डेल्टा AM बाई AM, इसकी पावर आगे ले आते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन है, A और B का मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड कर दो। अब यहाँ पावर n था तो n आगे ले आओ, डेल्टा BM बाई BM कर दो।
मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम एरर निकालनी है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालनी है। तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के लिए है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के लिए बात हो रही है। तो डिवीज़न होगा तब भी ऐड ही करेंगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, अगर मुझे एरर निकालनी है तो बीच में कहीं माइनस नहीं आएगा, सब जगह एडिशन आएगा। तो जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबको जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर में होगा तब भी जोड़ देंगे। क्यों, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए। ठीक है, गलती तो गलती होती है, कोई चीज़ चाहे ज़्यादा करो चाहे कम करो। चाय बना रहे हो, ज़्यादा चीनी डालोगे तब भी चाय ख़राब हो जाएगी, कम चीनी डालोगे तब भी चाय ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो गलती होगी ना, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब जो अभी मैंने बात बताई थी आपको, उसी के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जिससे आपको ज़्यादा और क्लियरिटी आ जाए। अगर बोला जाए कि y है वो ऐसे रिलेशन में है, a स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाई रूट डी, तो आप पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना फ्रैक्शनल एरर होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना होगा। सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना है, जबकि यहाँ पे a में एरर 1% दे रखा है, b में 3% दे रखा है, c में 4% दे रखा है और d में 2% दे रखा है तब। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा y में, तो y में परसेंटेज एरर हो जाएगा इतना। तो इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा a बाई ए इंटू 100, a का परसेंटेज एरर, लेकिन पावर 2 लगी थी तो 2 आगे बुला लेंगे। b का परसेंटेज एरर तो डेल्टा b बाई बी इंटू 100। c का परसेंटेज एरर, c में पावर हाफ लगी है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, और इसको भी जोड़ेंगे, क्यों, हमने बताया था मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर में होगा तब भी ऐड होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझ लो, इसीलिए मैं एग्जांपल भी करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सबको ऐसे कर दिया। तो ये डेल्टा a बाई ए जो दिया है, ये कितना दिया है, 1%, तो हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, और डेल्टा b बाई बी इंटू 100 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज एरर है ना b में। डेल्टा c बाई सी कितना दिया है, 4। ठीक है, तो यहाँ 1/2 इंटू 4, और ये क्या है, डेल्टा d बाई डी का है, 2 दिया है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 + 3 + 2 + 2, तो 4 6 3 9, तो 9% आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि 9% आ गया आपका, गलत हो गया, नहीं, जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं ये 5 से 6% के बीच में होनी चाहिए। आंसर हमारा 9% आए 10% आए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगी, 0.09, ये आ जाएगी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, इसलिए मैं अगली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लूंगा, प्लस मैं जो है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन और राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वो आधे एक घंटे की वीडियो में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ी हो रही थी इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ वीडियो को। ठीक है ना, तब तक आप इस पूरी वीडियो को देख लेना, कोई डाउट होगी तो आप भेज देना। कहाँ भेजना है, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक अवेलेबल है। तो ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो।